अभी कल हम लोगों ने क्या रेजिस्टेंस पूरा कंप्लीट कर लिए थे, सर्किटिंग बचा हुआ था, पैरेलल सर्किटिंग एंड सीरीज सर्किटिंग। आज हम लोग उनके डेरिवेशन देखने वाले हैं कि पैरेलल सर्किटिंग का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंसेस का वो कहां से डेराइव हुआ है और सीरीज का फॉर्मूला डेराइव कहां से हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस का पैरेलल सर्किटिंग होता क्या। पैरेलल सर्किटिंग ऐसी सर्किटिंग होती है जिसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट होते। पैरेलली मतलब आमने सामने कनेक्ट होते। मतलब अगर आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप इस वायर पे पैदल पैदल चल रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि एक मोड़ पे आपके सामने दो या दो से अधिक रास्ते रहेंगे जिसमें से एक ही में आपको चलना पड़ेगा। मतलब वो रास्ता अलग हो गया, मतलब आप पैरेलल सर्किटिंग में आ गए। बच्चे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बस ऐसा है कि जहां से रास्ते अलग वहां से पैरेलल सर्किटिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट ए कंसिडर करिए इसको और इसको पॉइंट बी कंसिडर करिए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा, वो कॉमन ही होगा। कॉमन का मतलब क्या, अगर मैं एक वोल्ट मीटर यहां से लगाऊं R1 रेजिस्टेंस के लिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूं डायग्राम को, ये डायग्राम है। ठीक है, अगर आप इस रेजिस्टेंस R2 के लिए यहां से V2 पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर लगाएं, R3 के लिए ये वोल्ट मीटर लगाएं और R1 के लिए ये वोल्ट मीटर लगाएं, तो V1, V2 और V3 की रीडिंग कैसी आएगी, सेम आएगी। रीडिंग सेम आने का क्या मतलब है, जब आप यहां से इसको बैटरी से जोड़ेंगे और आप तीनों की रीडिंग मेजर करेंगे तो आपको रीडिंग कैसी मिलेगी, बराबर मिलेगी। पर अगर आप इसमें क्या लगाएं, यहां पे अगर मैं आपका एक एमीटर लगा दूं, एमीटर बोले तो क्या मेजर करता है, कल का वीडियो आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा एमीटर क्या मेजर करता है और एमीटर हमेशा कैसे फिट होता है ये भी पता चल जाएगा। तो आपको करंट की रीडिंग मिल जाएगी A1 A2 A3 में, A1 A2 A3 में। और आपको जान के हैरानी होगी कि A1 की रीडिंग A2 के बराबर नहीं होगी और A2 की रीडिंग A3 के बराबर नहीं होगी और A3 की A1 के बराबर नहीं होगी। मतलब क्या है, मतलब मैं ए ना लिख के, क्योंकि एमीटर को शो करते हैं I1 I2 I3 लिख देता हूं। मतलब क्या है कि करंट कैसी है, करंट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहीं से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, कहीं से कम करंट फ्लो हो रही है। अब सपोज करिए आपके चार दोस्त हैं और तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं चार दोस्तों के लिए। तो क्या होगा, दो दोस्त यहां से जाएंगे, एक दोस्त यहां से जाएगा, या दो यहां से जाएंगे और यहां से कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जरूरी नहीं इक्वली जाए, या एक तरफ से दो दोस्त जाएंगे, यहां से एक जाएगा और यहां से एक जाएगा। चार दोस्त है ना, सबके घर तो अलग अलग ही पड़ते होंगे। ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे आप सबको रास्ता बदलना पड़ता होगा। तो इस आप एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं, जब करंट के सामने बहुत सारे रास्ते आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा करंट एक ही रास्ते से फ्लो होकर जाए। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल सर्किटिंग में। पर हम ये जनरली बैटरी वगैरह कुछ बनाते नहीं है, हम सिर्फ क्या बनाते हैं, एक ऐसा वायर और एक रेजिस्टेंस का क्या पूरा कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किटिंग। अब इसमें आप ये चीज देखिए कि जब ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, यहां पे हमने कल सीखा था V इक्वल टू IR, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब आप इस पूरे पैटर्न में, इस पूरे सर्किट में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि R1 रेजिस्टेंस के लिए V1 करंट फ्लो, V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी V1 V2 V3 बराबर है, इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 बराबर है। और I1 I2 I3 बराबर नहीं है, इसको मैं V भी कंसीडर कर ले रहा हूं, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V। I1 R1, R1 क्यों, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट फ्लो हो रही। ठीक है, यहां से मैं और एक एरो बना दूं, I1 I2 I3, टोटल करंट कितनी थी I, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, क्योंकि आप जब तीनों दोस्त, अभी मैंने दोस्त का एग्जांपल लिया था, गए थे तो भाई जब सिंगल रास्ते से जा रहे थे तो पूरा सम बराबर था ना, ऐसा तो नहीं था कि पांच दोस्त थे डिवाइड होने के बाद 6 हो गए, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, पांच ही थे, पांच अपने अलग अलग घर पहुंचे। ठीक है, अब V इक्वल टू I1 R1,
फिर उसके बाद फॉर R2 रेजिस्टेंस V इक्वल टू I2 R2 और V इक्वल टू I3 R3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पॉइंट में इसलिए सेम होगा, अगर नहीं होगा तो याद रखिए कि आप और हम जब भी हमको कहीं रास्ते से जाना होता है, हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, बहुत कम रेजिस्टेंस हो। ऐसा होता है कि जहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो करंट उसी रास्ते से फ्लो होगा जिस रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जहां पर उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर वो क्या करेगा, वहां पर कम हो जाएगा अपने आप करंट का फ्लो। जैसे अगर आप मेरी कोचिंग आ रहे हैं या कहीं पे भी आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे इजीएस्ट रास्ता चूज करेंगे जो कि आपके घर से लेकर मेरी कोचिंग तक। करंट की भी यही चीज है। अगर मैं करंट के ऐसे दो वायर लगा दे रहा हूं ऐसे करंट फ्लो के लिए कि एक वायर है ये और दूसरा वायर है ये, अब ये जो वायर है R2 का रेजिस्टेंस बहुत ग्रेटर देन है किससे, R1 से, तो ज्यादा अमाउंट में करंट कहां फ्लो होगा, R1 से फ्लो होगा। ऐसा नहीं R2 से नहीं होगा, R2 से भी होगा पर कैसा, बहुत ही कम। मतलब I2 की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, I1 से कम होगी। क्यों I1 से कम होगी, क्योंकि R2 ज्यादा है। मतलब R2 इंटू I2 जो होगा वो R1 इंटू I1 के बराबर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो अगर R2 ज्यादा हो गया है तो I1 अपने आप कम हो जाएगा, और R1 अगर यहां पे कम था तो I2 अपने आप ज्यादा हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होता है, इसी कारण ये जो V है तीनों कैसे कांस्टेंट है। और R1 R2 R3 जो है वो करंट पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, इसलिए करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये फाइनल नहीं है, अब देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा अभी, क्योंकि V बराबर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, R1 की वैल्यू निकालना है ना, तो V बाय R1 इक्वल टू I1। ये इंप्लाइज का साइन है। इंप्लाइज का साइन मतलब क्या होता है, जब दो इक्वेशनों को बराबर करना होता है तब इंप्लाइज का साइन डालते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हर स्टेप में मैथ्स में ऐसे ऐसे डालते हैं, वो गलत है। हर स्टेप में ऐसा नहीं डाला जाता है। जब आप एक स्टेप में मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा लिख रहे हैं, तो अगर आपको अगली स्टेप में कुछ ऐसा लिखना है, कोसेक थीटा कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तभी आप इंप्लाइज का साइन डालेंगे अगर इक्वल टू बीच में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ बच्चे लिखते हैं 5 इक्वल ऐसे इंप्लाइज 2.5 इंटू 2, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा अपनी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करिए। अब V बाय क्या आ गया है, R2 इक्वल टू I2, और यहां से क्या आ गया V बाय R3 इक्वल टू I3। अब ये देखिए ये इक्वेशन मैंने क्या लिखा हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब अगर तीनों करंटों को जोड़ दिए तो पूरी सर्किट में जितनी करंट है वो निकल कर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, क्या, V इक्वल टू R1 प्लस सॉरी V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 इक्वल टू, ये ओम्स लॉ से क्या आएगा, V बाय R, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस है और ये करंट भी टोटल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल ही है, मतलब कंप्लीट है, ठीक है। तो आर टोटल पर मैं यहाँ टी नहीं डाल रहा, समझने के लिए टोटल, ठीक है ना, वैसे एग्जाम में डालने के लिए नहीं। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा v बाय आर। यहाँ v से v कैंसल तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह आ गया आपका क्या, पैरेलल सर्किटिंग में रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जब रहे तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ये उसका फॉर्मूला डेराइव हुआ है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग वर्स्ट केस को लेकर चल रहे, आप ऐसे डेराइव करेंगे, ठीक है ना। वहां पे वी नो दैट लिख देना, बाय ओम्स लॉ लिख देना, पर बेसिक सा डेरिवेशन ऐसे आया है इसका, ठीक है। और ये इसका फाइनल फॉर्मूला है, अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम ही रहेगी, ठीक है ना।
बच्चे अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/r रहता है, तो वो सिर्फ इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल देते हैं और 1/r की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि अगर मैथमेटिकली में देखूं तो r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2 आएगी, जो कि आपने r की वैल्यू नहीं निकाली है, आपने 1/r मतलब उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाली, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। आपको जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो नंबर नहीं देगा। तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे फिर? भाई आपको r की वैल्यू निकालना है, तो आखिरी स्टेप में रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। r इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखूं तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 हो गया, ठीक है ना। ये आती है फाइनल स्टेप इसकी, अगर दो रेजिस्टेंसेज है तो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो इस पोर्शन में करते हैं। हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो अभी टेंशन नहीं है, अभी सिर्फ ये सीखिए कि फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 2x में देख लीजिए। जिन जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो 2x में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीरीज, क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपने वही कल मैंने जो एग्जांपल लिया था, पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि जो सीरीज होती है वो दिवाली में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सीरीज। एमीटर वगैरह जब मैं पढ़ा रहा था तो क्यों सीरीज बोलते हैं? एलईडी एक पैटर्न में लगी हुई होती है और अगर एक एलईडी खराब होती है तो उसका पूरा पट्टा ही खराब हो जाता है, मतलब जलता नहीं है। मैं वो आजकल की एलईडीज की बात नहीं कर रहा जिनका सर्किट अलग अलग होता है, मैं वो दिवाली में लगने वाली उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक वायर जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। हिंदी में झालर भी बोलते हैं कहीं कहीं उसको, ठीक है ना। अब देखिए सीरीज में हमको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस निकालना है, ठीक है ना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है पता है, कि शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया, खैर हमारा तो चलता है, बट शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है। जैसे इंग्लिश में भी अगर आपको कहीं यू लिखना आएगा तो आप ऐसा लिखेंगे यू, फिर आपको याद आएगा नहीं हम मैसेज नहीं लिख रहे, हम ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ऐसा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, YOU। भाई ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। फोन कम चलाइए, तब जाके ये सब आदतें ठीक होंगी आपकी, नहीं तो क्या बोले अब, ठीक है छोड़िए। आगे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। देखिए क्या होता है जब एक वायर में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं एक के बाद एक, ऐसे एक के बाद एक जुड़े हुए, ठीक है। ये R1 मानिए, ये R2 मानिए और ये R3 मानिए। अब इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V1, इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V2 और इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V3, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और यहां से आई करंट फ्लो होगी तो यहां से भी आई होगी, यहां से भी आई होगी और यहां से भी आई ही होगी, बीच में करंट कम नहीं होगी, याद रखिए। आप अगर 10 बच्चे स्कूल गए थे तो 10 बच्चे ही वापस आएंगे पूरे, ठीक है ना। कभी ना कभी तो आएंगे, ऐसा नहीं कि रात में एक दिन रुक गए तो भाई अगले दिन तो आएंगे, ठीक है। तो आई अगर करंट यहां से इनपुट हुआ है तो आउटपुट भी कितना करंट होगा, आई करंट आउटपुट होगा, ठीक है ना। अब देखिए सीरीज में निकालना है तो वापस से बाय ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर कहता है ओम्स लॉ। VI एक्चुअली में कंपनी का नाम है, ठीक है ना, वोडाफोन आइडिया भी मर्जर हुआ है, ठीक है, इसलिए मेरे जबान पे अभी VI ही है। नेक्स्ट, अब ये ओम्स लॉ ये कहता है, यहां से हम देख सकते हैं V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू आई R3। मैंने अभी क्या बोला, करंट इन तीनों में कैसा बह रहा है, कांस्टेंट बह रहा है। अगर रेजिस्टेंस R1 में आई करंट गया तो R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, V1 V2 V3 को जब जोड़ दो, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे कई बार आपके घर की जो MCB है, MCB बोले तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो ट्रिप हो जाती है अपने आप, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपके वो सीरीज ने उस MCB पर, उस सर्किट पर इतना लोड डाला कि वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के चक्कर में खुद ही ट्रिप हो गई। क्यों, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी बढ़ेगा, जिससे
आग लगने के चांसेस ज्यादा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है। ठीक है, यही रीजन है बस। V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ जुड़ के बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, इस वैल्यूज को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं 1 2 एंड 3 की, तो क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 किसके बराबर होगा, ये होगा ओम्स लॉ, VI मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर। तो ये IR के बराबर होगा, R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखिए I कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि तीनों चारों में I क्या है, कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IR। इससे ये कैंसल, तो देखिए आ गया आपका फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, अगर काम का लग रहा है तो। वैसे काम का है, अगर कभी आ गया पेपर्स में तब। ठीक है ना। अब हम करेंगे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल की, भाई इसका यूज कहां आता है। ठीक है, तो इसका पहला यूज क्या है, आपने देखोगे बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कहीं ट्रेपेजियम आता है, कहीं रोम्बस आता है, कहीं काजू कतली जैसा कुछ दिखता है। ठीक है, अब वहां दिमाग नहीं चलता बच्चों का कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये अजीब सा, ठीक है, आता नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक हमने फॉर्मूले देख लिए, अभी हम देखेंगे फॉर्मूलों का यूज कैसे करें, इंप्लीमेंटेशन कैसे करें। ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत बेसिक सा एक डायग्राम दे रहा हूं। ये जब ऐसे दो रेजिस्टेंस लगे, एक का रेजिस्टेंस है 1 ओम और दूसरे का 1 ओम, तो टोटल कितना आएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, आपको भी पता रहेगा, इसका आएगा 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीरीज में थे, एडिशन हो गया। अगर मैं यहां से पैरेलल का मैं एक रेजिस्टेंस दूं और यहां से एक रेजिस्टेंस दूं, तो दोनों का कितना रेजिस्टेंस आया, एक और एक मान लीजिए, 1 ओम और 1 ओम के दोनों रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पे R इक्वल टू, जब 1/1 करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। क्यों 2 आंसर आएगा, आखिरी स्टेप में आपको रेसिप्रोकल भी करना था। अगर आपने नहीं किए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो गलती एग्जाम में करने वाले थे वो आपने अभी कर दी और आपने सुधार ली। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, वो चीज ऑब्जर्व क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सीरीज में वो एड ऑन हो रहा है, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक कंक्लूजन क्या मिला, जब भी पैरेलल सर्किटिंग आएगी तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस होंगे उससे रेजिस्टेंस कम ही आएगा। पैरेलल, सिर्फ पैरेलल सर्किटिंग में क्या, अगर आप 5-5 ओम के पूरे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो तो आंसर हमेशा 5 ओम से कम ही आएगा। ठीक है, ये इसका एक कंक्लूजन अपना निकला। अब देखिएगा, सपोज करिए ये 2 ओम का रहता तो आंसर कितना रहता, 3 ओम, और अगर ये 2 ओम का रहता तो आंसर कितना होता, अभी मैं बताता हूं। देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1/2 प्लस 1, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, 1/R इक्विवेलेंट की आएगी। ठीक है ना। तो एक में आधा जोड़ दो तो कितना आएगा, 3/2। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, अभी आप लेके करते होंगे 2 + 1 फिर 3/2 कर सकते हैं, पर एक लॉन्ग रन के लिए अगर जिन बच्चों को मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू करना है या कोई एग्जाम देना कॉम्पिटिटिव जैसे सीडीएस है ना, जिनको डिफेंस फोर्सेज में जाना है, एनडीए, अपना कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा करना पड़ेगा आपको। 1/R, अब यहां पे जब आप देखेंगे तो 2/3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, 2/3 ओम। तो क्या 2/3 1 से कम होता है, क्या 2/3 1 से कम होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है ना, 2/3 1 से कम होता है, तो ऐसा लिखेंगे 2/3 इज लेस देन 1। और यहाँ पे जो 1 ओम था ये इससे भी कम आ रहा है, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जब पैरेलल में आप लगाते हैं तो आंसर उसका कम ही आता है जो इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो पहली चीज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एग्जाम में आए तो आप क्रॉस चेक कर सके, जो आपने आंसर निकालें क्या वो सही है, और अगर नहीं है मतलब आपने गलत किया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको पैटर्न समझाता हूं कि भाई न्यूमेरिकल में कैसे पैटर्न आते हैं रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो
ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। सपोज करिए 2 2 और 2। अब यहाँ पे देखिए कई बच्चों का दिमाग बिल्कुल क्लॉग हो गया होगा, काम ही नहीं कर रहा होगा। ये क्या है? ये है एक सर्किटिंग। सर्किटिंग बोले तो वायर कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। आपको सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डायग्राम दिया है। अगर वो चाहता तो इस डायग्राम को वो ऐसा भी दे सकता था। कैसा? यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, और यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। ये और ये डायग्राम तो सेम ही है। अगर आप इस वायर को खींचेंगे और थोड़ा सा उसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपने ये वाला रास्ता लिए तो बिना डिवाइड हुए, बिना डाइवर्जन के, ये यहाँ से करंट फ्लो होके पूरी यहाँ तक आ गई और यहाँ पे निकल के चली गई इसके साथ एड ऑन होके। इसको I1 कंसिडर करिए, इसको I2 कंसिडर करिए। तो जो 2 और ये जो 2 है ऊपर वाले ट्रायंगल के दोनों इधर और इधर वाले साइड, वो तो एड ऑन हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो सीरीज में लगे हैं। तो इंस्टेड ऑफ 2 2 के इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे इनको एक 4 ओम का एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखे क्या फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इन सीरीज। इसका फॉर्मूला सीरीज का समझ में आया। अब जब आप इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। अगर आप मैथ्स में बहुत बड़े महारथी हैं तो दिख जाएगा, चमक जाएगा। क्या 1/4 कितना होता है 0.25, और 1/2 कितना होता है 0.5। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.75। अपॉन में जाएगा तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 4/3। 4/3 मतलब कितना 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 4/3 क्यों? क्योंकि 75 अगर अपॉन में गया, ठीक है, तो 75.75 गया ना, तो उसका जो पॉइंट के कारण ऊपर 2 जीरो आए, और 25 की टेबल में ये आया 3 बार, ये आया 4 बार, तो इतना आंसर आया 1 पॉइंट। अब फिर से ऑब्जर्व करिए, क्या ये 1.3 जो आंसर आया है 4/3 1.3, ये क्या 2 से ज्यादा है? नहीं है ना। यहाँ पे देखिए पूरे इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस कितने के लगे थे, कितने के थे, पूरे 2 2 ओम के थे। अब आपको पैरेलल सर्किटिंग का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। ये मैं इसलिए बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि अभी डोमेस्टिक सर्किटिंग में मैं बताऊंगा कि इसका क्या एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअल में वहां डोमेस्टिक सर्किटिंग में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अब सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस ऐसा आया, डायग्राम रेजिस्टेंस का ऐसा वाला आया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर ये स्क्वायर भी होता तो भी ये पैरेललोग्राम होता, अगर ये रेक्टेंगल भी होता तो भी पैरेललोग्राम होता, ये रोम्बस भी है तो भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है। मैथ्स अगर आप डीप इनटू में जब जाएंगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी। क्या? पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। रोम्बस क्या होता है, ऑल फोर साइड इक्वल बट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जो उनके बनता है ना एंगल। तो सबकी डेफिनेशन में पैरेललोग्राम आता है। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर है और जिनके दो साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, स्क्वायर की डेफिनेशन। स्क्वायर की डेफिनेशन में पैरेललोग्राम आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ रीजन है, अगर आपने पहले ही आंसर दे दिए होते इसका पैरेललोग्राम या रोम्बस, तो देखिए थोड़ा सा है ना। चलिए नेक्स्ट पे अपन लोग इसी पे बात करें। तो यहां पे अगर मैं इस रास्ते गया तो ये रास्ता बिना डिवाइड हुए पूरा यहां तक आया, ये I1 रास्ता और ये वाला I2 वाला रास्ता, ठीक है। अब एक करंट यहां से डिवाइड हो रही है मतलब 1/2 प्लस एक यहां से डिवाइड हो रही है मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल कितना है 2 + 2 + 2 कितना आ गया 1/6। समझ गए? क्योंकि पैरेलल था ना भाई, पैरेलल था इसीलिए एक रेजिस्टेंस जो था वो 2 था जिससे I2 करंट जा रही थी, और एक रेजिस्टेंस जो था वो एक नहीं था, बहुत सारे थे, बिना डिवाइड हुए करंट वहां से बह गई। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आखिरी में रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न है, मेरा काम है बस आपको देख के ऑब्जर्व करवाना कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। अब इसी डायग्राम में एक और चीज कंसीडर करिए। सपोज करिए करंट यहां से ना निकल के, मैं पॉइंट चेंज कर दूं इसके, यहां से निकल रहा है,
अब तो पूरा फेरबदल हो गया। कैसे फेरबदल हो गया? अभी तक 3 रेजिस्टेंस थे पिछले डायग्राम में, 3 रेजिस्टेंस थे काय में, सीरीज में। अब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बचे और यहाँ पे 2 आ गए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। क्यों 1/4? ये दोनों एड ऑन हो गए और ये दोनों एड ऑन हो गए, तो 1 के अपॉन में 4 और 1 के अपॉन में 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, और 0.5 को अगर आप अपॉन में ले जाएंगे तो कितना आएगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको या तो बेसिक मैथ्स में दिक्कत है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है ना? मैथ्स अगर आपको आती होगी तो मैं बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कर रहा बच्चों वाली क्या कि 0.5 है। आप लोग 10th क्लास में आ गए, 16 साल के हो गए, 2 साल बाद आप वोट देने लायक हो जाएंगे। ठीक है ना? 2 महीने बाद आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके परसेंटेज आप जिंदगी भर बदल नहीं पाएंगे। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, वो बच्चे का कभी फ्यूचर बताती नहीं है, बट फिर भी वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी सीरियसनेस बताता है। क्योंकि मैंने खुद करीब करीब अभी मेरे 8 इंटरव्यू हो गए हैं डिफेंस में, तो एक बेसिक सी चीज है, वो आपकी इमेज बनाता है सामने वाले। क्योंकि अभी जितनी भी एग्जाम आ रही है, चाहे वो बोलते हैं कि 12th फेल होने के बाद भी लोग कलेक्टर बन जाते हैं, यार देखो बन जाते होंगे, वो 1% केस है। बट फिर भी अगर आप सपोज करिए कि अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो और आपकी 10th की मार्कशीट रखी है उसके सामने है, वो बोल रहा है यार 10th जैसी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आप पास दे, तो इतना सिलेबस भी नहीं रहा होगा। सो व्हाट इज द रीजन? अगर आप लोग कोई इंटरनेशनल गेम या नेशनल गेम्स में, तो बात अलग है कि सर आई वाज इन द गेम, आई वाज प्लेइंग, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू फोकस इन स्टडीज। बट अगर आप गेम्स में नहीं है तो क्योंकि 90% बच्चे आर नॉट इनटू गेम्स, तो आप स्कूल की बकर में ही रह गए, आपने स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, कोई ओलंपियाड में रैंक भी नहीं लाया, कोई आपने कुछ, आपके पास ऐसा कुछ अचीवमेंट भी नहीं हुआ, आपके बोर्ड्स में परसेंटेज भी कम है। तो देखो मजबूरी रही होगी कुछ बच्चों की, तब जाके अब कुछ फाइनेंशियली अनस्टेबल भी होते हैं। पर आपको ये देखना है कि अगर आप ये फोन में मेरा लेक्चर देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास सफिशियंट रिसोर्स तो है, 2 टाइम की रोटी तो है आपके पास, फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब आप वेस्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस को। ठीक है ना? इसलिए लाइफ बदलने का जो वो है ना, वो आज का ही दिन है। ठीक है? वो एक कोट है कि आज से कोई चीज पे एक्शन करने का जो बेस्ट टाइम था आज से वो 20 साल बाद है, और 20 साल पहले था। और जो अगले 20 सालों के लिए काम करना है, उसके लिए थॉट आपको आज ही आपके मन में लाना पड़ेगा, आज से ही काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 20 साल आगे की लाइफ क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है? वैसे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ये भी जरूरी है क्योंकि सारे बच्चे समझते नहीं, कुछ बच्चे अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं होते। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, मैथ्स करिए। ठीक है ना? अब मैं आपको एक और फिगर बता रहा हूं इसी में, इसी डायग्राम में। यहां बीच से एक रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। ठीक है? तो भी आप निकाल लेंगे बिल्कुल। ठीक है? अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, वही एक आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे, है ना सॉल्व। अब देखिए, तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। ये डायग्राम है, ठीक है? ये बहुत ही कॉमन डायग्राम है, ये आपको अपनी एग्जाम्स में दिखा होगा। एग्जाम्स बोले तो आपको या तो प्री बोर्ड में दिखा होगा, कुछ स्कूल्स में चालू हो गई है, नहीं तो हाफ ईयरली में दिखा होगा। अगर नहीं दिखा तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि आप बुक्स उठा के देखिए, एस चांद जैसी बुक्स में ऐसे बहुत सारे डायग्राम है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आज का नहीं है। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहला तो इसको देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, डर के अलावा? तो आपके दिमाग में आता होगा ओम्स लॉ। ठीक है? डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो समझिए आप घर गए। ठीक है ना? इसलिए डरना कभी नहीं है क्वेश्चनों को देख के। क्वेश्चंस इसलिए बनाए जाते हैं कि वो सॉल्व हो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। ठीक है? अब देखिए इसमें, यहां पे करंट का डिवाइडिंग पॉइंट, एक यहां पे पॉइंट ए और एक यहां पे पॉइंट बी। तो अब यहां से आई करंट जा रही है, अगर यहां से आई करंट जा रही है तो यहां से I1 और I2 में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है? I2 और I1 में यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां पर एक आप चीज ऑब्जर्व करिए, जो I2 करंट यहां से जा रही है, वो ये करंट ये वाले रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस से बिना डिवाइड हुए पूरी की पूरी यहां बी पॉइंट तक जाएगी। इसका मतलब ये और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज आर इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 ओम। ठीक है, ये आ गई इतनी बात। अब इसको मेरे को रफ में बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बीच में एक रेजिस्टेंस, एक ऐसे, एक और रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो तीन रेजिस्टेंस है इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम। ये जो रेजिस्टेंस था ये 2 ओम था, ये 2 ओम था और ये 2 ओम था। ये आप इसको एक रफ फिगर बनाते चलिएगा कि कितना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हैं कि ये पार्ट पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब यहां से करंट डिवाइड हो रही है ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 1/6 ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो भाई करंट डिवाइड होनी चाहिए पैरेलल के लिए, और ये जो तीन थे ये इक्विवेलेंट इतना ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना एक अकेला रेजिस्टेंस हम मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको डायग्राम को सिंपल और सिंपल बनाना है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और आप लोग एग्जाम में भी ऐसा कर सकें। ठीक है ना, इसलिए हमने तीनों को हटा के सिंपल एक क्या लिख दिया, 6 ओम। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/6 और रेसिप्रोकल तो 6/4। ये आर की वैल्यू आ गई ओम। ठीक है, कैंसिल मत करिएगा, अपॉन में चलाइए। क्यों कैंसिल नहीं करने बोल रहा मैं, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आपको फिर अपॉन में अगर लाना पड़े तो आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कतों से बचे बिना, मतलब बचकर आप सिर्फ अपॉन में लिख के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों जब सॉल्व हो गए तो मैं इस रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकता हूं, इस रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं ऐसे, कैसा, 6/4 ओम। ये 2 ओम था और ये 2 ओम था। अब ये तीनों देखिए यहां से करंट गया और यहां से निकल गया जितना गया था, तो कितना आंसर आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 2 2 जा 4 प्लस 6/4। तो कितना आंसर आएगा इसका, अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं तो अपॉन में आ जाएगा 4, 16 प्लस 4 कितना आएगा 20, 16 प्लस 6 कितना आएगा 22। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको कैंसिल कर दी तो 11/2 और इसका आंसर कितना आएगा 5.5 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आया किसका, इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे सर्किट डायग्राम का। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो आप एक बार बैक करके देखिए रेजिस्टेंसेस क्या है, करंट में क्या I1 I2 बता रहा हूं। अगर आपको ये चेक करना है तो मैं एक आई बटन में डाल दूंगा, आप लेक्चर नंबर 2 एक बार जाके दोबारा देखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किटिंग। ठीक है, अभी तक हमने देखे पैरेलल सर्किटिंग में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, अब हम आगे देखने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किटिंग। ठीक है, अब डोमेस्टिक सर्किट क्या है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जितनी भी घरेलू वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग होती है, वो हमेशा पैरेलल में ही होती है। क्यों पैरेलल में होती है, सबसे पहला रीजन है इसका, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि अगर हम लोग सीरीज में सारे, देखिए सबसे पहले एकदम इमेजिन करिए कि आपके घर में एक एसी लगा हुआ है, ऐसे में डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी के साथ में आपका फ्रिज लगा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ में आपका एक गीजर लगा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ में आपका एक इंडक्शन लगा हुआ है। ठीक है, इंडक्शन तो खैर बंद हो जाते हैं, गीजर भी खुद से बंद हो जाते हैं, तो इन दोनों को ना लेके वॉशिंग मशीन लगी हुई है और टीवी लगी हुई है। ठीक है, अब इनका स्विच है एक यहाँ पे। ठीक है, आप फ्रिज का भी एक स्विच दे दीजिए यहाँ पे अलग से, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का भी स्विच दे दीजिए अलग से, और यहाँ पे टीवी का भी स्विच दे दीजिए अलग से। अब आप इमेजिन करिए अगर मैंने इनको एसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखा हूँ, एसी सप्लाई का ऐसा डायग्राम बनता है, 220 वोल्ट, घर में 220 वोल्ट आती है। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए खुद से अगर मैं ये वाला स्विच ऑन कर दे रहा हूं तो क्या ये काम करेंगे, क्या इस स्विच को ऑन करने से क्या एसी काम करेगा, नहीं। क्यों, इस स्विच ऑन करने के बाद करंट का तो ब्रेकडाउन हो जा रहा है ना आगे। फिर अगर मैं इस स्विच को भी ऑन कर दूं तो क्या एसी काम करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये करंट यहाँ वॉशिंग मशीन में नहीं जा पा रहा है। फिर अगर मैं इस स्विच को भी क्लोज कर देता हूं तो क्या होगा, फिर करंट बहेगा क्या, फिर से नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीवी वाला स्विच क्या है, ऑफ है। और अगर मैं टीवी वाला स्विच भी लगा दे रहा हूं तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, क्या, इसका लोड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस सबका एड ऑन हो गया, जिसके कारण ये आपके जो सप्लाई था इस पे लोड पड़ा। क्या हुआ, लोड आया। लोड के कारण क्या होता है, एक
चीज होती है क्या, ओवरलोडिंग। क्या होती है, ओवरलोडिंग। जब आप एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर देते हैं मेन पावर लाइन में, तब ये ओवरलोडिंग की समस्या होती है। और इसमें क्या होता है, कई बार ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण वायर जल जाते हैं। जल जाते का क्या मतलब, जब ये इतने सारे अप्लायंसेस डिमांड करेंगे कि हमको इतना करंट चाहिए, तो ये क्या पता है तार की, ये वायर की कैपेसिटी ही ना हो इतना ज्यादा करंट फ्लो करने की। क्योंकि क्या मैंने आपको पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। घरों में नॉर्मली जो वायर डलते हैं वो इतने मोटे नहीं डलते जितने नॉर्मल एसी वगैरह में डलते हैं। आपने सुने होंगे कि एसी में कम से कम 0.2 mm या 0.5 mm की वायर लग रही है। तो 0.2 0.5 mm क्या है, 2.5 mm की वायर लग रही है या कुछ भी ऐसा आपने सुने होंगे। ठीक है, 0.2 mm नहीं होता, 2.5 mm की वायर लगती है। ये 2.5 mm की वायर क्या है, उसका भाई डायमीटर है 2.5 mm। मतलब जब उतनी मोटी तार लगाएंगे तब जाके एसी रन कर पाएगा। क्यों, अगर उससे कम की तार लगाएंगे तो वायर जल जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको यही बताएगा कि भाई एसी लगाना है तो वायरिंग बताओ कितने एमएम की वायरिंग है। अगर तुम बोलोगे जो नॉर्मल घर में लगी, बोलेगा भाई नई वायरिंग डलवाना पड़ेगा। क्यों, एसी के लिए, एसी जैसे हैवी कंपोनेंट्स के लिए आपने देखे होंगे आपके घरों में भी, ये फ्रिज के लिए और टीवी के लिए एक अलग से आजकल पावर प्लग देते होंगे। पावर प्लग बोले तो उनकी सर्किटिंग ही अलग होती है, वो बाकी नॉर्मल प्लग से अलग होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ज्यादा करंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कहां से, पावर सोर्स। ठीक है, ये है सोर्स। अब डोमेस्टिक करंट का आपको क्या सबसे पहले मिला कि डोमेस्टिक जो आपकी सर्किटिंग होती है वो कैसी होती है, पैरेलल। सीरीज नहीं होती तो बची क्या, पैरेलल ही बची ना। और पहला सीरीज का डिसएडवांटेज क्या मिला, सीरीज का आपको डिसएडवांटेज भी मिल गया। सीरीज का डिसएडवांटेज क्या मिला कि ओवरलोडिंग की समस्या। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एकदम से इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वायर जल जाती है। दूसरा, जब ये मैंने स्विच की बात किया था, तो सिंगल स्विच से अगर मैं इन सबको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं और एक सिंगल स्विच लगा दूं, तो सीरीज का एक और डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो सिर्फ मेरे को एसी चलाना है तो मैं नहीं चला पाऊंगा। क्यों नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि अगर ऑन हो रहे तो सब ऑन हो रहे और नहीं हो रहा तो कोई ऑन नहीं हो रहा। मतलब इंडिपेंडेंट नई सर्किटिंग है। मतलब अगर सब ऑन हो रहे हैं तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं होती कौन सी, सीरीज की क्या, सर्किटिंग। समझ में आ गया, मतलब डिफरेंट स्विच नहीं होते अकॉर्डिंग टू अप्लायंसेस। ठीक, ये इसका सीरीज का डिसएडवांटेज आ गया। और पैरेलल अगर मैं लगाता, अभी मैं आपको पैरेलल बना के भी दिखा दूंगा, तो इसका क्या रहता, पहली बात तो करंट डिवाइड हो जाती, करंट डिवाइड हो जाती। तो ओवरऑल करंट कैसी आती, ओवरऑल करंट कैसी आती, कम हो जाती। क्योंकि I1 I2 I3 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डिवाइड हो रही है ना करंट, तो करंट कम हो जाती है, जिसके कारण ओवरलोडिंग के चांसेस कम हो जाते। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट स्विचिंग नहीं थी उसमें, इसमें सारे अप्लायंसेस के पास उनके सेपरेट स्विच होते हैं। सेपरेट स्विच का मतलब अगर मन किया तो एसी चला लिया, मन किया तो फ्रिज चला लिया, मन किया तो वॉशिंग मशीन। देखो इसको ऐसे समझो, एक स्विच है और यहां से क्या हो, एसी लगा है। एक स्विच है, यहां से क्या लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है। एक स्विच है, यहां से क्या लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और ये तीनों कनेक्टेड है किसमें, ये तीनों कनेक्टेड है किसमें, आपके मेन एसी पावर सोर्स में। ठीक है, 220 वोल्ट। अब जैसे मेरे को एसी चलाना, मैं बस क्या करूंगा, इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, यहां से करंट जा रहा है, जा रहा है, यहां से बह रहा है, यहां से बह के यहां से बह के वापस आ गया। मतलब फ्रिज भी नहीं चला और वॉशिंग मशीन भी नहीं चली जब तक मैं नहीं चलाना चाह रहा तब तक। अगर मेरी इच्छा है फ्रिज चलाने की तो मैं साथ में इसका भी स्विच ऑन कर सकता हूँ, इसका भी। मतलब इंडिपेंडेंट, कि फ्रिज चले या ना चले, अगर एसी की जरूरत है तो चलेगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर सीरीज में कनेक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, सीरीज में अगर एक आपकी एलईडी खराब हो गई तो पूरी एलईडी कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि करंट फिर आगे फ्लो ही नहीं होता। समझ गए। पर पैरेलल में ऐसा नहीं, अगर एक अप्लायंसेस खराब हो गया
तो बाकी जो अप्लायंसेज है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अनअफेक्टेड का मतलब क्या है, वो अपना काम ठीक से करेंगे। यहाँ पे अगर एक खराब हो गया तो पूरा सर्किट क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। डिसरप्ट का मतलब क्या, ब्रेकडाउन हो जाता है, काम नहीं करता। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसी होती है डोमेस्टिक सर्किटिंग। बहुत ही मैंने आपको कॉमन भाषा में समझाया हूं और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और सीरीज के डिसएडवांटेज भी कई बार लिखने आ जाते हैं। तो देखिए, पैरेलल के जो एडवांटेज है वही सीरीज के क्या है, डिसएडवांटेज, अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में रटने का स्कोप नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिना बुक रीडिंग किए अगर आप सिर्फ बैठ के अगर सोचेंगे ना, तो आपको आ जाएगा दिमाग में और आप लिख देंगे अच्छा। ठीक है, बस इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, उसके लिए आपको बुक रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रीडिंग के इंग्लिश आती नहीं। तो ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी कंट्राडिक्टिंग है, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही एट दी एंड। ठीक है, बुक रीडिंग करेंगे तो नए नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे डिसरप्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट। नहीं तो अगर आप, मैंने कई बच्चों की कॉपियां भी चेक किया, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बुक रीड नहीं करते और वो सिर्फ किस पे रिलाय करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स। ठीक है, नोट्स पे रिलाय मत करना। एट दी एंड जो चीज होती है हमने भी जहां से सीखे वो बुक है। हर टीचर इस दुनिया का बुक से ही सीखता है, इसलिए आप भी बुक ही रिफर करिए। ठीक है।